सुप्रभात। रिसा आईएएस की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी का एग्ज़ाम 2 दिन रह गया है। आपके भारी डिमांड पे हम बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और डिटेल टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारे ऐप रिसा आईएएस डाउनलोड करिए और उस पर जाके जो है टेस्ट सीरीज़ जो है ज्वाइन करिए। बीपीएससी के लिए स्पेशली आज का सेशन समर्पित है और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर देख रहे हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दें उसे। हमारे तमाम व्यूअर्स ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब फॉर्म में देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब कर दें। 1.5 महीना हमें ये संस्था चलाते हुए हुआ और करीब 1700-1800 के करीब सब्सक्राइबर पहुँचे हैं और मैक्सिमम ऐसे भी हैं जो व्यूअर्स वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो उनका कुछ उसमें पैसा लगना नहीं है तो सब्सक्राइब कर दिया करें। तो सीधे रिसा आईएएस ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ डिटेल देखिए। तब तक जो है हम आपको कुछ मॉडल, कुछ टेस्ट चेक जो है डिस्कस करते हैं 15-20 मिनट। आप खुद महसूस करेंगे कि इस तरीके से पढ़ के आपका जो सिलेक्शन पक्का सुनिश्चित होगा बीपीएससी में, ये मेरा विश्वास है। तो सीधा सीधा आते हैं बीपीएससी टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन इससे पहले का डिस्कस कर चुके थे। 20वां क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। मैं बार बार यही कहता हूं कि हमारा जो टेस्ट सीरीज है, जो क्वेश्चन पूछने का अंदाज है वो बहुत ही डिफरेंट है इसलिए क्योंकि सीधा सीधा पढ़ के तो आप खुद ही किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम उसको ट्विस्टिंग करते हैं, एनालिटिकली करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, तो उसमें आपका दिमाग आपका खर्च होता है और उससे आप चीज़ों को कम्प्रिहेंसिवली, संपूर्णतः समझ पाते हैं। अन्यथा आप संपूर्णतः समझ नहीं पाते, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन, इस तरीके का स्टेटमेंट किताबों में नहीं रहता है। किताबों में पॉजिटिव स्टेटमेंट रहता है, अफर्मेटिव रहता है, सिंपल सेंटेंस रहता है, लेकिन इंट्रोगेटिव, एनालिटिकली वो सब चीज़ें उसमें नहीं रहती है। वो आपको पढ़ने के बाद उसका अर्थ निकालना पड़ता है और अर्थ निकालने के दौरान आपको दिक्कत होती है, क्योंकि आप ऐसा प्रैक्टिस किए नहीं होते हैं, ना आपको ऐसा कभी पढ़ाया गया होता है, ना पढ़ते हैं। तो उस चीज़ को फैसिलिटेट करके आसान करना, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो, ये जो है ज़रूरी है। तो निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, आयुक्त का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जो 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो तक काम करते हैं। ये खुद जो है एमपी एमएलए के मामले को सुनते हैं और अंतिम फैसला देते हैं। अब इसमें कई जगह लूप होल है जो आप पकड़ लेंगे तो बहुत आसान है। इसमें कह रहा है कि एमपी एमएलए की निर्योग्यता के मामले को सुनते हैं, यहाँ तक तो सही है। अगर किसी एमपी एमएलए ने चुनाव के बाद अपना एक्सपेंडिचर का डिटेल नहीं दिया चुनाव आयोग को, तो उस आधार पे भी उसको डिस्क्वालीफाई करने का नियम है। तो ये कह रहा है कि एमपी एमएलए की निर्योग्यता के मामले को सुनते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, और बाकी पहला दूसरा लाइन भी ठीक है, लेकिन एक शब्द है यहाँ कि अंतिम फैसला देते हैं। तो वो अंतिम फैसला नहीं देते, वो सलाह देते हैं। किसको? राष्ट्रपति को। उनका रोल जो है इलेक्शन कमीशन का एडवाइजरी है इस मामले में, अंतिम फैसला राष्ट्रपति देते हैं। तो सिर्फ जो है वो 2 शब्द जो है अंतिम और फैसला जो उसमें लिखा है, उसकी वजह से यह स्टेटमेंट गलत हो गया। आप इसको ध्यान नहीं देंगे, अंतिम फैसला, खाली फैसला समझ के आगे बढ़ जाएंगे, अंतिम शब्द को ध्यान नहीं देंगे। पता होते हुए भी गलती करने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि क्वैसी जुडिशियल न अर्धन्यायिक प्रकृति एवं कानूनी या सांविधिक संगठन है। आर्टिकल 324-325 में इसका जिक्र है इलेक्शन कमीशन का। तो सांविधिक
स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है ही। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदायी है, तो पहला तो अर्ध न्यायिक यानी क्वेसी जुडिशियल इसलिए प्रकृति है उसकी, चूंकि वो रिकमेंड एडवाइजरी रोल है। एमपी एमएलए की निर्योग्यता को सुनने के लिए, डिस्क्वालिफिकेशंस को सुनने के लिए उसको एक तरीके से जुडिशरी टाइप का रोल है। क्वेसी जुडिशरी इसलिए है क्योंकि अंतिम फैसला वो नहीं सुनाता, बाकी सब प्रक्रिया करने के बाद प्रेसिडेंट महोदय को भेज देता है और वो अंतिम फैसला सुनाते हैं। वो बात अलग है कि उनकी सलाह जो है एडवाइजरी होते हुए भी बाइंडिंग होती है, लेकिन अंतिम फैसला राष्ट्रपति का होता है। अर्धन्यायिक प्रकृति कैसे है ये हमने बताया। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये गलत है। तो यहाँ ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते। तो ये भी गलत हो गया। आगे चलिए, तीसरा स्टेटमेंट देखिए, इनके चयन की विधि संविधान में वर्णित नहीं है। अब देखिए कितना आपको अजीब लगेगा कि अरे क्या सेंटेंस है भाई, इतना मोटा संविधान है, 150-200 देशों का संविधान का अध्ययन करने के बाद संविधान सभा ने ये सब चीज़ें बनाई, और क्या संविधान सभा ने संविधान में इसके चयन की विधि नहीं बनाई? नॉर्मल आपको यही लगेगा कि बात तो सही है, क्यों? नॉर्मली तो यही लगेगा ना आदमी को कि ये गलत है, कि चयन होता कैसे है, फिर चयन की विधि वर्णित क्यों नहीं होगी? इतने साल, 75 साल से देश चल रहा है, कितने निर्वाचन आयुक्त आए गए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है उसका संविधान में वर्णन न हो? तो आप पढ़ने के बाद भी गलती कर बैठेंगे, क्योंकि सेंटेंस ही ऐसा है कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ये वास्तव में चयन की विधि जो है संविधान में वर्णित नहीं है। मजे की बात देखिए, तो आप पूछेंगे कैसे होता है चयन? तो परंपरा से जैसी विधि चली आ रही है, सरकार जिसको चाहे उसको कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है। अब आप देखिए, आप भी बन सकते हैं। उसमें एज होना चाहिए और ये होना चाहिए, 2-4 क्राइटेरिया है। 65 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, बस यही मेन क्राइटेरिया है। भारत के नागरिक तो सब हैं ही। तो चयन की विधि संविधान में वाकई वर्णित नहीं है कि क्या प्रोसीजर होगा, कैसे होता है ना। जब आईएएस का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसका एक प्रोसीजर है, इतना 21 साल से कम एज नहीं होना चाहिए 1 अगस्त को उस वर्ष के, ग्रेजुएट होना चाहिए या अंतिम वो होना चाहिए वर्ष में, ये है। फिर आपका ग्रेजुएशन की डिग्री जो है भारतीय संसद अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। तो एक विधि है ना, फिर उसके बाद प्रोसेस है कि प्रिलिमिनरी परीक्षा होगी, फिर उसके बाद इसमें पास करिए, वो होगा, दिस इज प्रोसेस। लेकिन इनके लिए कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है, तो एज 65 से ज़्यादा ना हो, मेन क्राइटेरिया है भारत के नागरिक हो। तो संविधान में वर्णित नहीं है चयन की विधि, यह राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है, तो ये सही है। चौथा कह रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रश्न उठाया है। ये अखबारों में बहुत छाया रहा, और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति हुई अभी एक सज्जन की, रिटायरमेंट से 4-5 दिन पहले आईएएस ऑफिसर थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि हमारी नियुक्ति पे तो आप लोग इतनी बात करते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के में कम से कम एक सिस्टम तो है, इलेक्शन कमिश्नर के लिए तो कोई सिस्टम ही नहीं है। राष्ट्रपति महोदय जिसको चाहें नॉमिनेट अपॉइंट कर दें, नॉमिनेट कर अपॉइंट नियुक्ति। तो ये भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रश्न उठाया है, तो 3 और 4 ये सही है, बाकी सब गलत। क्लियर है?
आगे चलिए। बीपीएससी वाले भैया ध्यान से पढ़ना, बीपीएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी तो आता ही है। वो बात अलग है कि उसका प्रतिशत कम होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत के बारे में है। अब देखिए, देखने में बड़ा छोटा लगेगा कि भाई ग्राम पंचायत तो गांव गांव में बीपीएससी वाले रहते हैं, सब मालूम है, उसके बावजूद आप उलझ जाइएगा। तो कह रहा है कि ग्राम पंचायत के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पंचायती राज त्रिस्तरीय यानी 3 टियर सिस्टम। त्रिस्तरीय स्तर का मतलब 3 टियर। 3 टियर क्या हुआ? 3 टियर का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि पहले तो पंचायत के स्तर पे यानी ग्राम पंचायत, दूसरा क्या हुआ ब्लॉक स्तर पे, और तीसरा जिला स्तर पे। यही है ना पंचायत की रूपरेखा। यहाँ मुखिया प्रधान के मुखिया कहते हैं बिहार में, इसको प्रमुख कहते हैं, ब्लॉक स्तर वाले को यही बोलते हैं, और जिला स्तर वाले को जिला अध्यक्ष कहते हैं। यही नाम अभी भी चला आ रहा है ना। तो ये कह रहा है कि जिसमें बुनियादी स्तर को सरपंच द्वारा लीड किया जाता है, इसका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है और यह न्यायिक प्राधिकारी के रूप में काम करता है। बात सही लग रही है? और इतना मत डरिए, सही है। गुप्ता जी कह रहे हैं कि अब आपका स्टेटमेंट पढ़ने में भी डर लगता है कि क्या पता एक शब्द कहीं छुपा हो जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप गुप्ता जी ऐसे पढ़िएगा तब सेलेक्ट होइएगा, क्योंकि सीधा सीधा पढ़िएगा तो सीधा सीधा नज़र आएगा। जब दिमाग को ट्विस्ट करके पढ़िएगा तो चीज़ों को समझने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट से लागू हुआ था 91-92 में। राजीव गांधी जी को श्रेय जाता है इसका, उन्हीं के टाइम की बात है। उन्होंने इसको बहुत वो किया था, प्रमोट किया था कि जल्दी संशोधन हो, लागू हो। और ये कह रहा है कि बुनियादी स्तर को सरपंच द्वारा, अब यहाँ तो हम बोल रहे थे मुखिया के द्वारा, तो मुखिया विकास कार्यों के लिए है ना, न्यायिक काम के लिए तो सरपंच है, तो जुडिशरी हो गया ना, सरपंच तो जुडिशियरी हो गया। तो सरपंच के द्वारा ही लीड किया जाता है बुनियादी स्तर पे यानी ग्राम पंचायत स्तर पे। इसका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। मतलब प्रत्यक्ष तरीके का मतलब क्या हुआ? जिसमें आप डायरेक्ट वोट डालता है, पब्लिक जो है डायरेक्ट वोट कास्ट करता है, इनको एक्स को चुनना है। तो ये सब लोग जो हैं ABCD सीधे सीधे इनको वोट देते हैं, जिस कैंडिडेट को चुनना है, X1 X2 जो भी है, ये प्रत्यक्ष हो गया। और आपने इनको चुना, ये जनता है, जनता ने इनको चुना और ये किसी और को चुनते हैं, तो हो गया अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट वोट आप नहीं दे रहे हैं। तो इसका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है, जनता डायरेक्ट वोट देती है और यह न्यायिक प्राधिकारी के रूप में काम करता है। छोटा मोटा वो मुंशी मजिस्ट्रेट है एक तरीके से, उसकी उसके डिसीजन को नहीं मानना, फिर जो है वो उसका अपील हो सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, TGM या कौन सा लेवल है उस पर, उसका चार्ट में उसको जो है सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में रखा गया है। आप उसको हल्के से मत समझिए, वो पावर बहुत है उसको। वो जो है जुडिशरी का जब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, DJ और सेशन जज, ये सब ADJ, तो उसके अंडर में बाकी मुंशी मजिस्ट्रेट होते हैं। तो उसी तरीके से वो भी उसके अंडर में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। मैंने उसको सही तरीके से न्यायिक अधिकारी बनाया गया है, उसको पावर है अलग अलग मामलों में अलग अलग दंड सुनाने का। अगला कह रहा है इसमें कि ग्राम पंचायत की इफेक्टिवनेस गोवा में सर्वाधिक है। ये बात सही है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आज भी जो पंचायत का हेड है, प्रमुख है, उसको मंत्रियों से ज़्यादा पावर है।
अब आप सोच लीजिए, गोवा में मंत्रियों की तुलना में, राज्य सरकार के मंत्रियों की तुलना में पंचायत के प्रमुख को ज़्यादा पावर है। उसके पंचायत के क्षेत्र में जितने भी काम हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, जमीन हो, घर बनाना हो, खेती करना, सब में उसका अप्रूवल चाहिए। और मंत्री जी को भी अगर बनाना है अपना, तो वो अप्रूवल उसी से लेंगे। अब आप देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो सब पावर नहीं है जितना कि उसको पावर है। एसडीएम डीएम को उतनी पावर नहीं है जितना उसको दिया। उसके फाइनल अप्रूवल चाहिए। अगर उसने अप्रूवल नहीं दिया तो आपकी गाड़ी अटक जाएगी, उसको बाईपास नहीं कर पाएगा एसडीएम या डीएम या मंत्री। तो गोवा में क्या है कि कोई भी एक्टिविटीज आप करना चाहते हैं तो उस एक्टिविटीज को पूरा करने के क्रम में, सीक्वेंस में, वो विभाग कहता है कि पेड़ काटना है, ठीक है, एनओसी ले आओ पंचायत से। यानी उसके बिना एनओसी का ना आपका घर बन सकता है, ना आपका नक्शा पास हो सकता है, ना अपनी जमीन पे पेड़ काट सकते हैं, ना अपने ही घर को तोड़ के दोबारा बना सकते हैं। तो आप देखिए, आप ही का घर है 100 साल पुराना, दोबारा तोड़ के बनाना है, परमिशन। कूड़ा आप कहाँ फेंकते हैं, मैंने उसको एब्सोल्यूट अथॉरिटी है पंचायत का। अगर महत्व पूरे देश में देखना है तो आप गोवा में चले जाइए, इतनी उसको अथॉरिटी मिली हुई है कि मंत्री सब फेल हैं। अब आप देखिए, हमने बताया कि जो भी कुछ चाहिए, बिजली का कनेक्शन चाहिए, एनओसी ले आओ। रेस्ट हाउस चलाना है, होटल चलाना है, एनओसी लाओ। कुछ भी एक्टिविटीज उसके जुरिडिक्शन में, हेल्थ चेकअप से लेकर के और उसका कूड़ा फेंकना है, एनओसी। मैंने बहुत एब्सोल्यूट अथॉरिटी है गोवा को, गोवा में ग्राम पंचायत। और जो बड़े बड़े गोवा के जो शहर हो गए हैं, कलंगुट जैसे है, काफ़ी अर्बन एरिया है, वो अभी भी ग्राम पंचायत के रूप में ही है, जबकि उसका जो रूप स्वरूप है पूरा शहरी है। उसको शहर के रूप में होना चाहिए डिफाइन है। तो ये बात सही है, इफेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा वहाँ है। मैंने बताया कि क्या क्या इफेक्टिवनेस है उसका। महिला उम्मीदवार ऑन पेपर विजयी होती है, पर उसका प्राधिकार उसके पति द्वारा डिफेक्टो रूप से यूज होता है। ये तो बहुत ही, बिहार में तो पूरा प्रचलन है, पूरा मोटरसाइकिल पे लिखवा रखा है प्रधानपति। अब आप सोचिए कि कितनी अजीब बात है कि मोटरसाइकिल पे लिखवा रखा है प्रधानपति। है, झंडा फहराने के लिए भी प्रधानपति चला जाता है, तो कोई सेक्रेटरी होता है या कोई सरकार का अफसर होता है, वो मना कर देता है, नहीं नहीं तुम नहीं फहराओगे, तो मैं फहराऊंगा या वो आएंगी तब फहराएंगे। तो ये बात भी सही है। अब बिहार के अलावा हर जगह ही सही है, मोरलेस, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। लेकिन बिहार का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि वहाँ तो प्रधानपति लिखा हुआ मोटरसाइकिल घूमता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चौथा, वर्तमान में ग्राम पंचायत ग्रामीण द्वेष एवं संघर्ष का पर्याय बनता जा रहा है। ये बात सही है, क्योंकि आप चुनाव में देखिए, तमाम लोग को चोटिल, तमाम जो है कन्फ्लिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पैसा, ऑन द बेसिस ऑफ गुंडागर्दी, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो ये सब चीज़ों का भी स्वरूप इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के पहले बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें जो है कन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है। और ये चूंकि लोकल स्तर पे होता है, रात दिन वो आदमी, वो कैंडिडेट दोबारा आपसे मिलता है जो हार गया, तो वो कहीं ना कहीं मन में रिवेंज रहता है। खैर, ये तो एक तरीके से जो है हिडन इसका डिसफंक्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्राम पंचायत का कंसेप्ट बेकार है। तो ये चारों सही है, और इसको हमने डिटेल में बताया कि कैसे सही है। तो ये इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं 28 पे। ये कह रहा है 28वां कि मैच कराइए, मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैसे मैच कराना है ये देखिए। ये पहले आपको आमने सामने दे दिया है, और उसके बाद पूछ रहा है कि कौन
पेयर जो है उपर्युक्त युग्मों में पेयरिंग में विच वन ऑफ द पेयरिंग इज सही। आमने सामने इसका पेयर बना हुआ है, तो पहले आप इसको डिस्कस कर लीजिए सो दैट आपको एक कंसेप्ट भी समझ में आ जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। पहला कह रहा है फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी मार्क्स की अवधारणा है, ये बात सही है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ये भी मार्क्स की है, ये भी सही है। राज्य विहीन समाज, ये गांधी जी का, ये भी सही है। नक्सलवाद, कानून सान्याल, इनका है, सही है। और संपत्ति का ट्रस्टीशिप सिद्धांत गांधी जी का है। तो ये पांचों सही है और इस तरीके से ए जो है इसका आंसर सही है। तो हम कहें, आप कहें तो हम आगे बढ़ जाएं सीधे ऐसे ही, या एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। अगर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। आप सिर्फ रटंत विद्या और घटंत बुद्धि, आपने सुना होगा संस्कृत में बहुत पढ़ते हैं कि रटंत विद्या और घटंत बुद्धि, जितना रटिएगा उतनी बुद्धि जो है घिसेगी और कम होगी। क्यों? क्योंकि रटने में आपका दिमाग तो चलता नहीं है। जब दिमाग नहीं चलता है जब दिमाग नहीं चलेगा तो फिर आप एग्जाम में लिखिएगा कैसे? इस साल तो तुक्का भी लगाने में आपको सोचना पड़ेगा बीपीएससी वालों को, कितना 1/3 या 1/4 माइनस है। इस बार तो कट ऑफ भी मुझे लगता है कि 110 उसके 100 तक न टच कर जाए जनरल का है। तो रटने की प्रवृत्ति पे लगाम लगाइए, रटिए मत, क्योंकि रटने से आपका दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है और आप क्रिएटिविटी जो है नहीं ला पाते अपने आप में। तो इसलिए रटने के बजाय समझिए, और हम जैसे समझा देंगे वो आप जीवन में नहीं भूलिएगा। तो फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी मार्क्स का है, और मार्क्स जो है लेफ्टिस्ट विचारधारा के थे, और लेफ्टिस्ट विचारधारा जो है दुनिया में धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। रसिया के टूटने के बाद तो मार्क्स का विचारधारा ज़्यादा डाउन हो गया, और उसकी एक ही चीज़ थी जो गलत लगती है हमें भी, कि सबको एक जैसा वेतन मिले और योग्यता के अनुसार काम करे। तो डॉक्टर साहब बोले कि भाई जब हमको भी उतना ही मिलना है और मेरी नर्स को और मेरे ड्रेसर को भी उतनी तनख्वाह मिलनी है, तो हम काहे डॉक्टर का काम करेंगे? हम भी कहेंगे कि भाई पट्टी बांधेंगे हम तो। यही गड़बड़ी है। अब आपको कलेक्टर को भी उतनी तनख्वाह मिले और चपरासी को भी उतनी ही मिले, तो कलेक्टर बन के आप कहिएगा बेकार है फिर तो। जब उतनी तनख्वाह सबको मिलनी है तो भाई हम क्यों रिस्क लें? हम क्यों जो है कम्युनल राइट्स, या कोई दंगा हो गया तो वहाँ जाएं गोली खाने, पत्थर खाने? चपरासी भी क्यों नहीं जाएगा? तो इसीलिए मार्क्स की जो थ्योरी है दुनिया में फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही है। बाकी उसकी सब बातें सही है, लेकिन काम की योग्यता के अनुसार काम और आवश्यकता अनुसार वेतन तो कौन करेगा फिर? सबको जब समान ही वेतन मिलना है, आवश्यकता के हिसाब से मिलना है, बल्कि उसके 4 बच्चे हैं तो उसको ज़्यादा मिलेगा चपरासी को। तो ये सब दिक्कतें थी। तो खैर फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी क्या है? और वैसे तो मार्क्स को पढ़िएगा तो पूरा जीवन ही कम पड़ जाएगा। इतना मटेरियल और इतना उस पर स्टडी वॉल्यूम है कि आप पढ़ते पढ़ते पगला जाइएगा। मार्क्स को ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं। फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी क्या कहता है मार्क्स? सीधी देसी भाषा में समझ लीजिए, आपको मजा आएगा। वो कहता है कि जो लाभ का अंश है किसी प्रोडक्ट को बनाने के बाद, उस लाभ को आप अकेले खा जाते हैं। वो कहता है कि एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं आप, और आपको कमाई होती है सपोज साल में 2 लाख रुपए, 5 लाख, कुछ भी ले लीजिए, 100 लाख, जो भी आपको कमाई हुई उस कोचिंग को चलाने में या उस काम को करने में। सपोज आप बढ़ई हैं तो बढ़ई का काम कर रहे हैं, कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी, तो कह रहा है कि भैया जितना लाभ हुआ, रमेश ठाकुर को अगर साल में 20 लाख रुपए का लाभ हुआ, तो उस 20 लाख में से जो है 1 रुपया भी अपने किसी कर्मचारी को नहीं देते हैं। कोई भी कंपनी है टीआरपी के नाम पे थोड़ा बहुत दे देती है,
लेकिन जो लाभ है, जो बेनिफिट है अमाउंट, उसमें से अपने एम्प्लॉय को जीरो, कुछ नहीं देती है या थोड़ा बहुत दे देती है। उसका कहना है कि भैया अगर 20 लाख लाभ हुआ और 10 आदमी या 15 आदमी हैं आपके अंडर में, तो आप अपनी तनख्वाह काट के उसके बाद जो बचता है, मान लीजिए 15 लाख बचा, तो ये बाकी सब में बराबर बांटो ना, क्योंकि उनका भी तो योगदान है कमाई करवाने में। ये उसकी बात सही है कि नहीं? आपके पास 50 एकड़ खेत है, तो उसमें से जो लाभ हुआ साल भर में 50,000 रुपया ही हुआ, तो आप बाकी जो आपके एम्प्लॉय के रूप में थे उनको भी तो हिस्सा दीजिए। ये उसकी बात बिल्कुल सही है। तो फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटी क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के बाद, किसी श्रमिक के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा बनाने के बाद, उस प्रोडक्ट की लागत और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर, जिसे लाभ कहते हैं, उसमें उसको भागीदारी देना, उसमें से उसका हिस्सा देना। और ये चीज जो है, जो ऑनर है वो नहीं करता है, जिससे जो है समाज में असंतोष, कन्फ्लिक्ट से पैदा होता है। तो बेसिस वही है कि लाभ में हिस्सा नहीं देता है। वो कहता है कि फेटिशिज्म जो है, जो कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी, कोई भी सामग्री है, इस कमोडिटी को बनाने के लिए जो आदमी काम किया, उसके लाभ में से उसको हिस्सा नहीं दिया, इसी को बोलता है फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटी। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक आदमी एक पेड़ काट के ले आया, कारपेंटर है सपोज, पेड़ को काट के ले आया, इसके बाद इसको जो है फर्नीचर बनाने के लिए किसी कारपेंटर को दे दिया, तो फर्नीचर बन गया। इसने 100 रुपये में पेड़ खरीदा और इसमें से 2-3 फर्नीचर बना लिया। फर्नीचर बनाने के दौरान उसकी मजदूरी गई 20 रुपया, तो लागत हो गई 100 पेड़ का प्लस 20 रुपया मजदूरी, ये हो गया उसकी लागत, कॉस्ट प्राइस 120 रुपया। और ये 2 जो खटिया या 2 चौकी, 2 पलंग जो बनाया, इसको उसने बाजार में बेच दिया 250 रुपये में। तो उसको फायदा कितना हुआ? 100, सॉरी, तो ये 100 रुपया प्लस 20 रुपया, 120 रुपया। बेचा कितने में? 250 में या 200 में। तो 200 रुपया यानी 80 रुपया उसको फायदा हुआ ना। तो ये कहता है कि उस 80 रुपया में से कुछ भी उस कारपेंटर को नहीं देता है। इसी को बोलते हैं फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटी। मतलब कमोडिटी को बनाने के पूर्व, उत्पाद को बनाने के पूर्व जो भी रॉ मटेरियल खरीदने में पैसा लगा, और उस कारपेंटर के श्रम की वजह से उसको लाभ जो है सीधे 80 रुपये का हो गया, तो उसमें से उसको नहीं देता है, उसी को कहता है फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटी। माने जिसकी वजह से जो है कमोडिटी की का रूप परिवर्तन होने के बाद दाम बढ़ गया, प्राइसिंग बढ़ गई और उसको लाभ हुआ, उसमें से उसको हिस्सा न देना, दैट इज फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटी। अब आप जीवन में नहीं भूलिएगा कि फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटी क्या चीज़ है। दूसरा है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म मार्क्स का। वो थोड़ी सी कहानी इसकी भी सुन लीजिए, सिंपल भले आप। तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है आर्थिक निर्धारणवाद। वो कहता है मार्क्स कि भैया देखो, दुनिया में कुछ नहीं है बाबू बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। आर्थिक निर्धारण, किसी भी व्यक्ति के जीवन को तहस नहस करना है या किसी भी देश को तहस नहस करना है, तो आप उसको आर्थिक रूप से कमजोर कर दीजिए, वो अपने आप मर जाएगा। कंट्री हो बहुत बड़ा, उसकी भी बात करिए या व्यक्ति की बात करिए या घर के बाल बच्चे हैं उनकी बात करिए। तो आर्थिक निर्धारणवाद क्या कहता है कि दुनिया में सिर्फ पैसा ही महत्वपूर्ण है, वहीं आपकी औकात और वहीं आपका सुपर स्ट्रक्चर, वहीं सब कुछ तय करता है। वो उसका गुरु था, ये कहता था कि नहीं, आइडियोलॉजी, आइडियाज जो है दुनिया को बदलती है, विचार। तो मार्क्स कहता था, उसका चेला, कि हम इससे सहमत नहीं हैं। अगर उसके पेट में रोटी नहीं होगी तो विचार कहाँ पैदा होगा? एक दिन विचार होगा पैदा, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन, चौथे दिन तो विचार के नाम पे वहाँ अचार मांगेगा, फिर हाय हाय चिल्लाना शुरू कर देगा कि मुझे भोजन दो। तो विचार जो है दुनिया को चलाता है, ये बात सही हो सकती है, सही है,
लेकिन उससे पहले उसको अर्थ चाहिए, मुद्रा चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो जो गांव में किस्सा कहते हैं कि बाबू बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो वही रुपया है। अगर रुपया नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो मार्क्स का कहना सही है कि अर्थव्यवस्था ही आपकी व्यक्ति का या कंपनी का सब कुछ निर्धारित कर देती है कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। बड़ा सही बोलता था, है कि नहीं? ये आर्थिक निर्धारणवाद पे ही सुपर स्ट्रक्चर ये सब टिका हुआ है। अगर इसको हटा दीजिए तो ये धड़ से गिर जाएगा सब। प्रैक्टिकल चीज है। तीसरा है राज्य विहीन समाज, कि मार्क्स भी यही बात कहता था कि राज्य विहीन समाज होना चाहिए। राज्य विहीन समाज का मतलब क्या हुआ कि सरकार नहीं रहेगी या रहेगी भी तो मिनिमम शासन करेगी। राज्य जो है, कहते हैं गांधी जी और मार्क्स भी मोटा मोटी यही बात कहता है कि राज्य जो है व्यक्ति के विकास में बाधक है। क्यों बाधक है? क्योंकि वो तमाम नियंत्रणों के द्वारा, रूल रेगुलेशन के द्वारा आपकी मौलिकता को क्रश कर देता है, इसलिए राज्य नहीं होना चाहिए। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि आवश्यक बुराई के रूप में राज्य को रहना चाहिए, जो राज्य विहीन की तरह काम करे। लगे ही नहीं कि पब्लिक को लगना नहीं चाहिए कि कोई राज्य है, और अगर है तो वो कम से कम शासन करना चाहिए। और क्यों? क्योंकि आपके बौद्धिक विकास और समग्र विकास में राज्य जो है कंट्रोल करता है। तो इसीलिए वो लोग कहते थे कि राज्य की स्थापना नहीं होनी चाहिए। लेकिन गांधी जी फिर भी कहते थे कि राज्य विहीन समाज होते हुए भी आवश्यक बुराई के रूप में उसको होना चाहिए, नहीं तो अराजकता फैलेगी समाज में, हर दूसरे को मार पिटाई करेगी। तो मिनिमम जो मोदी जी की सरकार कहती है ना, ये बेसिकली वही है। क्या कहती है? मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये यही है बेसिकली, कि कम से कम सत्ता, शासन, कानून व्यवस्था चलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सहूलियत, फैसिलिटी दूसरे को, आम जनता को और आम कॉरपोरेट्स को दीजिए, जिससे कि समाज और देश जो है सुचारू रूप से चले। तो राज्य विहीन समाज गांधी जी का है। क्या है ये बता दिया। संपत्ति का ट्रस्टीशिप सिद्धांत भी गांधी जी का ही है। ये कॉमन क्वेश्चन है। गांधी जी कहते हैं कि भैया ऐसा है कि आपके पास जितनी संपत्ति अर्जित करके रखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हम आपके व्यक्तिगत धनोपार्जन में कोई बाधा नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि संपत्ति कमाना आपकी ड्यूटी है, आपकी कानूनी अधिकार है, वो सब करिए। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि भैया इतना सब कमा लिए हो तो कोई समाज के लिए जो है काम करो। ये संपत्ति को एज ए ट्रस्टी समझो कि तुम ट्रस्टी हो, तुम मर जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे जो भी ट्रस्टी के रूप में काम करेंगे वो करेंगे, और इस धन का सदुपयोग जो है सामाजिक हित में भी लिया जाना चाहिए। तो इसका व्यवहारिक स्वरूप जो है कंपनियों के CSR पॉलिसी के तहत दिखाई पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत दिखाई पड़ता है। और तमाम कॉर्पोरेट्स हैं जो हजारों लाखों करोड़ रुपया डोनेट कर देते हैं। जैसे अपना अनिल अग्रवाल साहब हैं वेदांता के, 10,000 करोड़ दान कर दिया। तो वो ट्रस्टीशिप सिद्धांत ऑलरेडी देश दुनिया में चलता है। डिटेल में नहीं जाइए, आपको सिर्फ इतना पता हो जाए कि क्या कौन थिंकर ने क्या कहा, जस्ट ये रेफरेंस है। हाँ अच्छा, इसमें रह गया नक्सलवाद। कानू सान्याल नाम का एक व्यक्ति था जो 1968 में, कानू रहा हो गया, सान्याल नाम होगा उसका। तो नक्सलवाद को उसने पहली बार इंडिया में हवा दिया 1968 या 69 के बीच। कहाँ से दिया ये जान लीजिए। ये दिया वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक गांव का है। गांव का नाम है नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी गांव से इस आदमी ने 1968 में ये मुहिम चलाया, जो मार्क्स को फॉलोअर के रूप में था, लेफ्टिस्ट विचारधारा कि गरीबों को जो है आप हिस्सेदारी दीजिए, फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी दीजिए, ट्रस्टीशिप की बात जो है वो करिए, नहीं तो हम भूखे मर रहे हैं। उसी का शुरुआत हुआ जो नक्सलबाड़ी गांव से। आज भी नक्सल आंदोलन जो अब तक कम हो गया, लेकिन ये वहाँ से शुरू हुआ था बैकग्राउंड। रात दिन नक्सलबाड़ी, नक्सलवाद सुनते हैं, कहाँ से आया पता ही नहीं है। क्यों? और आप ही के बिरादरी का आदमी शुरू किया था।
हाँ, पांचवा तो बता दिए, संपत्ति का ट्रस्ट हो गया। तो इसमें उपयुक्त सभी ये वाला सही है। ये देखिए, न्याय व्यवस्था में प्रचलित प्रक्रिया निम्न वाक्यों में से सही कौन है। बहुत अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे बड़ा तकलीफ होता है कि यार आपको भी ठीक से नहीं मालूम है क्या। हाँ, तो 4 ऑप्शन है इसमें, देखिए क्या क्या शुरुआत होती है न्याय व्यवस्था में प्रचलित प्रक्रिया। सबसे पहले एफआईआर होगा, कोई भी घटना होगी तो सर्वप्रथम एफआईआर, फिर चार्जशीट। पुलिस की ड्यूटी है कि एफआईआर होने के बाद उस मामले की जांच करे और 90 दिन के अंदर जो है वो जांच करके रिपोर्ट दे। तो 2 तरीके की रिपोर्ट देगी, या तो फाइनल रिपोर्ट देगी जिसका नाम है फाइनल रिपोर्ट, या दूसरा देगी चार्जशीट। फाइनल रिपोर्ट मतलब केस में दम नहीं है, खत्म, कुछ मिला नहीं एफआईआर में, जो आपने सूचना दिया था उसकी जांच किया, कुछ नहीं मिला, एफआईआर लगा के क्लोज कर देगी। ठीक है। और अगर कुछ आरोप बनता है तो चार्जशीट फाइल करेगी कहाँ, कोर्ट में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जुडिशरी जो है वो सीधे फाइनल रिपोर्ट को मंगा लेती है सुओ मोटो। अगर किसी ने जाके पिटीशन दायर किया कि ठीक से जांच नहीं हुआ है, एफआईआर को आप ले लीजिए और इसको हमारा न्याय दिलाइए, तो ऐसा भी होता है लेकिन कम होता है। तो खैर, एफआईआर के बाद चार्जशीट होगी या वो होगा या फाइनल रिपोर्ट है, यहाँ लिखा भी है। फिर ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल कब शुरू होगा, जब कोर्ट के पास आपका केस का नंबर आ जाएगा, साल 2 साल 4 साल जो भी लगे। ट्रायल मतलब विचरण, विचरण मतलब आपके ऊपर आरोप है, कोर्ट आपको सम्मन देगी, बुलाएगी कि भैया आ जाओ, तुम्हारे ऊपर एक आरोप है, बैठ के बहस करके सुनते हैं, समझते हैं। फिर उसके बाद ट्रायल शुरू होगा, फिर समन, सम्मन, SUMMON, समन्स या वारंट जाएगा। पहले तो सम्मन भेजा जाता है, तो सम्मन जो है जब भेजते हैं तो व्यक्ति को आना चाहिए, नहीं आता है तो वारंट भेजा जाएगा। उसके बाद नॉन अवेलेबल वारंट जाएगा। उसके बाद भी नहीं आएगा ट्रायल के लिए तो कुर्की होगी। कुर्की का मतलब वही आपका जो संपत्ति है उसको सरकार सीज कर देती है, और उस पर भी नहीं आएंगे तो उसको भगोड़ा घोषित कर देगी, देश से भाग गया। फिर जब आप मिलेंगे तो फिर पकड़ के प्रोड्यूस कर देगी। तो ये है प्रचलित प्रक्रिया। ठीक है। ये ट्रायल तभी शुरू होगा जब समन और ये वारंट या एनबीडब्ल्यू पहले हो जाए, इसके बीच का। BFIR होगा, एनबीडब्ल्यू होगा, नहीं ये गलत है। ये व्यक्ति की हैसियत जैसे राष्ट्रपति तो अलग प्रक्रिया व्यवस्था, ऐसा कुछ नहीं है। प्रक्रिया तो सेम ही रहेगी, बस ये है कि राष्ट्रपति महोदय को उनके पद के दौरान जो है कोई भी सिविल सूट जो है फाइल नहीं हो सकता, जब वो हटेंगे उसके बाद होगा। और न्यायाधीशों द्वारा व्यक्तिनिष्ठ ढंग से प्रयुक्त प्रक्रिया, ये सब बेकार की बात है। तो ये वाला आंसर जो है वो सही है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक कथनों में कौन सही है। 30वां है ये कह रहा सिक्किम जो है 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, बात सही है। नेडा एक राजनीतिक गठबंधन है जो बीजेपी द्वारा गठित है, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन एजेंसी, ये भी सही है। और बोडोलैंड एक स्वायत्त शासी परिषद है जिसका मुख्यालय कोकराझार में है, ये भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी रहता है आपको। तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं, और आप अगला क्वेश्चन डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए और वहाँ से प्रीसा IAS का ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ एंजॉय करिए, पेड और फ्री दोनों। तो वहाँ पे आपको ये पेड वर्जन में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।